नमस्कार, उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। देहरादून में 10वां विश्व आयुर्वेद सम्मेलन एवं आरोग्य एक्सपो का शुभारंभ हुआ। विश्व आयुर्वेद सम्मेलन एवं आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस अवसर पर शिक्षा एवं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर नायर भी मौजूद रहे। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आयुर्वेद न केवल शारीरिक रोगों बल्कि बुद्धि को और हमारी इंद्रियों से जुड़े हुए आंतरिक विचारों को शोधित करता है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद मानवता को मिला हुआ सबसे मूल्यवान उपहार है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। अर्थात आयुर्वेद वह विज्ञान है जो जीवन के लिए हितकारी और अहितकारी, पथ्य और अपथ्य, जीवन जीने की शैली, रोगों से बचाव के तरीके और रोगों के उपचार के उपायों का ज्ञान कराता है। इसी कारण हम कह सकते हैं आयुर्वेद मानवता को मिला हुआ सबसे मूल्यवान उपहार है। हम सभी को ज्ञात है देवभूमि उत्तराखंड प्राचीन काल से ही आयुर्वेद और औषधीय संपदा की भूमि है। प्रज्ञा है हमारे पर्वतीय अंचल में पाई जाने वाली औषधियां, जड़ी बूटियां आयुर्वेद को आरोग्य के आधारभूत तत्व के रूप में स्थापित करने में उसने हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए इस प्रकार का आयोजन हमारे प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, ये हम सभी के लिए गौरव का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज केंद्र सरकार का आयुष मंत्रालय हमारे इस प्राचीन विज्ञान को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिला रहा है। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आयुष विज्ञान और प्रकृति परीक्षण अभियान जैसे विभिन्न कार्यक्रम आज शहरों से लेकर गांव तक आरोग्य स्थापित करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश में आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए प्रतिबद्ध होकर निरंतर कार्य कर रही है। वर्तमान में हमारे राज्य में आयुष आधारित 300 से अधिक आयुष्मान आरोग्य केंद्रों का संचालन हो रहा है। ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से 70 से अधिक विशेषज्ञों द्वारा आयुष परामर्श प्रदान किया जा रहा है। हम प्रत्येक जनपद में 50 बेड और 10 बेड वाले आयुष चिकित्सालयों की स्थापना कर रहे हैं। हम प्रत्येक जनपद के एक गांव को मॉडल आयुष गांव के रूप में स्थापित कर आयुर्वेद को जड़ी बूटियों के उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ ही हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में उत्तराखंड आयुष नीति को लागू कर औषधि निर्माण, वेलनेस, शिक्षा, शोध और औषधि पौधों के उत्पादन को गति प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही हमारी सरकार आगामी वर्षों में आयुष टेली कंसल्टेशन प्रारंभ करने के साथ साथ 50 नए योग और वेलनेस केंद्र स्थापित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना के लिए आयुष मंत्रालय भारत सरकार से भी अनुरोध किया है, जो उत्तराखंड में आयुर्वेद शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर विज्ञान भारती, वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन और विज्ञान विद्यार्थी मंथन की मैं पूरी टीम को बहुत साधुवाद देता हूं, क्योंकि आपने ये सिद्ध कर दिया कि जब विज्ञान परंपरा और आधुनिकता का एक साथ मिलते हैं तो समाज और देश दोनों को नई दिशा मिलती है। उत्तराखंड में सड़क हादसों का सिलसिला जारी है। आज भी रामनगर में नेशनल हाईवे पर स्थित धनगढ़ी नाले के करीब एक बस और बाइक के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक पर सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि यह हादसा बस की ब्रेक फेल होने के कारण
पेश आया है। और 2 आदमी एक्सपायर हुए हैं। ये धनखड़ी रिवर पे इस बस मारी है, ये तो एक्सपायर हो चुका है और 2 आदमी एक्सपायर। उत्तराखंड के मौसम की जानकारी देते हुए मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा कि 11 अगस्त को उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलेगी। साथ ही मैदानी क्षेत्र और उससे लगे जनपद हैं जैसे देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उसके बाद नैनीताल, उधम सिंह नगर है जहां पर कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है और इक्का दुक्का स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा भी मिलने की संभावना है। इन जनपद को रेड अलर्ट में वार्निंग दी गई है और उसके अलावा भी पिथौरागढ़, बागेश्वर हैं या जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, तो यहाँ भी भारी वर्षा मिल सकती है। यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उसके बाद 12 अगस्त को एक्टिविटी थोड़ी कम होगी लेकिन कम्युनिटी इम्पैक्ट के चलते कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। ये आज जो है 11 अगस्त हो गई है, तो 11 अगस्त में उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा तो मिलेगी ही। साथ ही देखेंगे कि कहीं कहीं जो मैदानी क्षेत्र हैं और उससे लगे जनपद हैं जैसे देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उसके बाद नैनीताल, उधम सिंह नगर है, यहाँ पर कुछ स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है और इक्का दुक्का स्थान पे अत्यंत भारी वर्षा भी मिलने की संभावना है। तो इन जनपद को रेड कलर में जो है वार्निंग रखी गई है। और उसके अलावा भी जो जैसे पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है या जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, तो यहाँ भी कहीं कहीं जो है भारी वर्षा मिल सकती है, तो इनको भी जो है ऑरेंज कलर में आज जो है रखेंगे। उसके बाद कल 12 तारीख को एक्टिविटी थोड़ी कम होगी लेकिन क्योंकि क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है तो कहीं कहीं जो भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है जैसे कि देहरादून है, पौड़ी है, नैनीताल है या हरिद्वार है, उधम सिंह नगर, तो इनको जो है कल थोड़ा इम्पैक्ट देखते हुए रेड कलर में रखेंगे। उसके बाद जो है देखेंगे एक दूसरा सिस्टम आ रहा है, तो 13 और 14 तारीख को फिर से जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है। तो 13 और 14 तारीख को जो है बात करेंगे तो जो उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा तो रहेगी और 13 तारीख में जो देहरादून है, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, हरिद्वार है, यहाँ कुछ स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है जबकि कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा मिलने की भी संभावना है 13 तारीख को। तो इन जनपदों को रेड कलर में रखा गया है। बाकी ऐसी अंदर के जनपद है वहाँ पे भी भारी से बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है 13 तारीख को। तो उत्तरकाशी हो गया, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ हो गया या अल्मोड़ा जनपद है, यहाँ पे ऑरेंज कलर में रखा गया है। उसके बाद 14 तारीख को भी बोलेंगे तो ये कह सकते हैं कि जो मेन जो एक्टिविटी जो दूसरा स्पेल होगा वो 13 से 14 की दोपहर या शाम तक रहेगा। तो 14 में भी जो है उत्तराखंड में जो जनपद हैं वहाँ पे भारी से बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है, तो अभी जो है जिनको ऑरेंज कलर में रखा गया है। तो कुल मिला के देखेंगे कि अगले जो है 4 से 5 दिन उत्तराखंड में वर्षण में वृद्धि की संभावना है और ये कह सकते हैं जो मानसून की गतिविधि है वो एक्टिव से लेकर विग्रस तक रहने की संभावना। बागेश्वर जनपद में ऑरेंज अलर्ट का असर देखने को मिल रहा है। जनपद में देर रात से बारिश का सिलसिला जारी है। ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए 11 अगस्त को जिले में 1 से 12 तक के सरकारी, निजी और आंगनवाड़ी केंद्र में अवकाश घोषित किया गया है। मूसलाधार बरसात के चलते जनपद की 12 सड़कें बंद हुई हैं जिनमें 10 ग्रामीण मोटरमार्ग, 2 जिला मार्ग शामिल हैं। बंद सड़कों को लोक निर्माण विभाग द्वारा खोलने का प्रयास किया जा रहा है। हल्द्वानी में सुबह से हो रही बारिश ने शहर में जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। कई इलाकों में भारी बारिश के चलते लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। वहीं रक्सिया नाला और चौफला चौराहे की ओर वन चौकी से निकलने वाला नाला पूरी तरह उफान पर है। इससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। हल्के जलभराव के बाद नगर निगम की टीम पानी की निकासी के प्रयास कर रही है। नगर निगम और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रशासन ने लोगों से अपने घरों और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है और बेवजह यात्रा न करने की बात कही है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट किया है। देहरादून में भी सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है जिसके चलते देहरादून के टपकेश्वर में तमसा ने अपना रौद्र रूप दिखाया है।
लगातार हो रही बारिश से देहरादून में नदियों का जलस्तर बढ़ा है और प्रशासन की ओर से लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। रहने वाली तमसा नदी ने अपना पूरा रौद्र रूप दिखाया है। आज सावन का अंतिम सोमवार है। सभी लोगों से अनुरोध है नदी तटों पे ना जाएं, सावधानी बरतें और हर तरीके से जो है सावधानी बरतने की जरूरत है। विशेषकर नदी तटों पे बिल्कुल ना जाएं। एकदम तमसा जो है अपने रौद्र रूप में इस समय दिखाई दे रही है और सभी लोग सावधानी बरतें। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर जारी है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। खासतौर पर चमोली जिले के उमटा क्षेत्र में स्थित स्थिति गंभीर बनी हुई है, जहां भूस्खलन के कारण सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। बद्री होटल के करीब राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर हुए भूस्खलन से सड़क पर भारी मलबा जमा होने से यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। इसको पार करने के चक्कर में एक कार दलदल में फंस गई। गनीमत रही कि वाहन में सवार 3 लोग सुरक्षित है। जिला प्रशासन और NHIDCL की टीमें मलबा हटाने और सड़क को फिर से खोलने के लिए काम कर रही हैं। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे वैकल्पिक मार्ग जैसे कर्णप्रयाग, सिवाई, कालेश्वर मोटर मार्ग का उपयोग करें और मौसम की जानकारी लेते रहें। चलिए आपको अब देहरादून ले चलते हैं, यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, शिरकत की है और वहां पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने का कष्ट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके साथ हमारे विधायक श्री खजानदास जी, श्रीमती सविता कपूर मैडम, आप सभी का बहुत बहुत मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे अतिथिगणों से मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय संवाद और सम्मान कार्यक्रम आज हम लोगों के लिए परम सौभाग्य का अवसर है कि हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको अपना आशीर्वाद देने के लिए अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर दिया है और दीप प्रज्वलन के इस कार्यक्रम के बाद मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथियों का स्वागत और सम्मान करने के लिए उनको पॉट भेंट करके सम्मान करेंगे। मैं सर्वप्रथम अपने विभाग के मुखिया सचिव ग्राम विकास से अनुरोध करूंगा कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी का पॉट दे करके स्वागत और सम्मान करने का कष्ट करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती अनुराधा पॉल मैम से, आयुक्त ग्राम विकास और अपर सचिव से श्रीमती सविता कपूर विधायक कैंट का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा सुश्री झंडा कमठान मैडम से, अपर सचिव ग्राम विकास से कि हमारे बीच में पधारे राजपुर रोड के विधायक माननीय खजानदास जी का पॉट दे करके स्वागत करने का कष्ट करेंगे। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। जैसा कि सर आप ने अपना अमूल्य समय हमें दिया है, आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे कि आज हमारे ग्राम विकास विभाग के विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं के अंतर्गत जो प्रोडक्ट और वेबसाइट लॉन्च करने का यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है, महिलाओं को और बहनों को सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया है। इसी कड़ी में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारी महत्वाकांक्षी जो योजना है मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के अंतर्गत शुभंकर और लोगो
आज यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है। तो मैं अनुरोध करूँगा कि इस शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे बीच में आए हुए उससे पहले कि हमारे इस मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना का शुभंकर और लोगों को लॉन्च किया जाए, उससे पहले मैं हमारे विभाग की मुखिया सचिव ग्राम विकास महोदया से अनुरोध करूंगा कि हमारे इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए मुख्य अतिथियों का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। सचिव महोदया। माननीय मुख्यमंत्री जी, सर्वप्रथम मैं आपका हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। सर, आपकी प्रेरणा से मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना का करीब 2 वर्ष पहले आपके द्वारा परिकल्पना की गई और आज उसी के क्रम में कई कार्यक्रम पिछले 2 वर्ष से आयोजित करे गए हैं। सर, इस प्रेरणा के लिए मैं विभाग की ओर और साथ में मशरूम का भी कार्य करते हैं, जिसमें हमारे साथ 10 से 12 महिलाएं आज आत्मनिर्भर है। धन्यवाद सर। चलिए, बहुत अच्छा। आप लोग कितने लोग आए हैं वहाँ से, अल्मोड़ा से? सर, हम अल्मोड़ा से 5 लोग आए हुए हैं, जिसमें से एक ताकुला से एक दीदी आई हुई है और एक दोराहाट से आई हुई है और 3 हम हॉलबाग ब्लॉक की महिलाएं हैं सर। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा अच्छा चल रहा है समूह आप लोगों का। जी सर, सभी इसमें अलग अलग उसमें काम करते हैं सर हम लोग। चलिए, जो बना रहे हैं सब डिमांड खूब आ रही है जी। सब आपका सामान बाजार में चला जा रहा है? जी सर, बहुत अच्छा जा रहा है सर। जैसे हमारे पहाड़ी उत्पादों का भी काम करते हैं हम, जैसे मडवा हो गया, हमारा झुंगरा हो गया और भट्ट हो गए, हमारे गौहत हो गए, इसका भी हम एग्जीबिशन लगाते हैं और गांव में हमारी अच्छी उन्नति भी हो रही है सर इसकी वजह से। मड़वे का आटा बेच रहे हैं कि कुछ और भी बेचते हैं? कुछ बनाते भी हैं सर? उसके बिस्किट भी बनते हैं और मडवे का हमारा मशरूम, ये क्या कहते हैं वो, मोमो भी बनते हैं सर इसके, और इसका सूप भी बना रहे हैं मशरूम का। अच्छा, मशरूम का सूप बना रहे हैं? जी सर। चलिए, बहुत अच्छा। मेरी बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा अगला जनपद है जनपद बागेश्वर। जनपद बागेश्वर से हमारा टपकेश्वर महादेव स्वयं सहायता समूह के सदस्य यहाँ पर हैं, श्रीमती दया दानू और उनके सदस्यगण। आप अपना परिचय दीजिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। पहला, मैं डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर, ब्लॉक कपकोट और ग्राम सभा बोरबल्लड़ा, न्याय पंचायत बदियाकोट से हूँ। पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। आपने हमको यहाँ पे आने का इतना बड़ा अवसर दिया, अपनी बातों को रखने का, जो हमारा उत्पाद है यहाँ पे लाने का अवसर दिया। माननीय मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के अंतर्गत 2023 में जो योजना चलाएगी, हमारे जो लोकल उत्पाद हैं उनको एक मार्केटिंग देगी। पहले हमारे उत्पादों को उतना लोग नहीं जानते थे, ना ही हम मार्केट तक पहुंचा पाते थे। इस योजना के अंतर्गत हमारे जो स्टॉल लगाए गए उसमें हमको काफ़ी मुनाफा हुआ। महिलाओं को अपने उत्पादों को एक नाम दिया गया और जगह पे पहुंचाने का कार्य ठीक से हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे महिलाओं द्वारा एक जैसे सीजनल खेती वो तो होते रहती है, उसके साथ साथ मुख्य कार्य हमारे क्षेत्र में कुटकी का हो रहा है। वो एक हिमालयी औषधि है, उससे मेडिसिन बनता है, उसकी डिमांड मार्केटिंग से लेके कंपनियों तक होती है। इस बार हमने उसका कार्य RF, CIF और CCL उठा के कार्य शुरू करा था। 56 महिलाओं के साथ उसका हमारा लाभ हुआ था 3 लाख का। उसके बाद हमने 200 महिलाओं के साथ काम करा तो हमारा 27 लाख का बेनिफिट आया था। इस बार हमने 400 महिलाओं के साथ कार्य करा तो 1 करोड़ का बेनिफिट आया था। बहुत बधाई आपको। आप लोग तो लखपति वैसे ही हो गई, फिर सब ग्रुप करोड़पति। आपके सहयोग से और विभाग के सहयोग से
सबसे पहले बात तो यह है, पहले महिलाओं को एक स्थान नहीं दिया जाता था, नाम नहीं दिया जाता था। जब से एनआरएलएम समूह में जुड़ी महिलाओं की एक पहचान मिली कि समूह की सदस्य हैं। पहले घरणी तक ही सीमित रहते थे, अब देश भर में समूह की महिलाओं के नाम से भी जाने जाते हैं। इससे बड़ा अवसर, इससे बड़ा वो हमसे नहीं मिल सकता था। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और साथ ही विभागीय जितने भी सपोर्ट सहायक रहते हैं हमारे कार्य में सहयोग करने के लिए, हमारे साथ तत्पर खड़े रहते हैं, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। और अपने साथ जितनी भी महिलाएं हैं डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर से, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। वो मेरे साथ हमेशा कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं और साथ देने के लिए तत्पर रहते हैं। बहुत धन्यवाद अच्छा। सर। और कोई सुझाव तो नहीं है आपका? बस सर, जो ये हमारा कुटकी था उसमें हम अभी तक तो मतलब थोड़े बहुत कंपनी को तो दे ही रहे हैं। हमको अगर अच्छे बायर मिल जाए आपके सहयोग से तो हमारी मार्केटिंग में और ज़्यादा सहयोग हो सकता है सर। और महिलाएं काफ़ी इच्छुक हैं इस चीज़ में कार्य करने के लिए, मुनाफा भी काफ़ी है। पहले हमारे यहाँ पे ये पारंपरिक खेती तो होते रहती थी, उसके साथ हमारे जो ये जानवर हैं वो खेती नष्ट कर देते थे, तो फिर मन नहीं लगा रहता था। बंजर भूमि हो गई थी, 30 साल जो भूमि बंजर हो गई थी उसको आबाद कर दिया। एक कुटकी जो चीज़ है सर, उसको जानवर भी नष्ट नहीं करते क्योंकि इसका स्वाद जो होता है बहुत कड़वा होता है, तो बच रही है सर। अच्छे खरीदार चाहिए मतलब आप लोग? जी जी सर, वही। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अच्छे खरीदार के लिए बात करेंगे, मैडम बात करेंगी अभी। चंपावत से श्रीमती हेमा उपाध्याय और उनकी टीम है। आप संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे और कोई सुझाव हो तो वो आप देंगे। श्रीमती हेमा उपाध्याय, जनपद चंपावत। सर को मेरा नमस्कार। मैं राज्य स्तरीय संवाद एवं सम्मान कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मंत्री जी को धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम हेमा उपाध्याय है, मैं एग्रो टूरिज्म में काम कर रही हूँ। 2021 से पहले मैं दिल्ली पे थी। 2021 के बाद मुझे और मेरे हस्बैंड को लगा कि रिवर्स माइग्रेशन पे काम करना चाहिए। जो मेरी 60 नाली ज़मीन थी हमने उसको उपजाऊ बनाया और एग्रो में मेरे पास पॉली हाउसेस हैं उद्यान विभाग से, और मेरे पास गौशाला है जिसमें मैंने समूह से 5 लाख का लोन लिया विदाउट इंटरेस्ट, उसका भी मैंने यूज़ किया और जो पूरा हो चुका है। इसके बाद मेरे पास आंचल डेयरी से भी मैं जुड़ी हुई हूँ और मैं वर्मी कंपोस्ट भी तैयार करती हूँ। मैं और मेरे द्वारा समूह की महिलाओं द्वारा वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। इसके अलावा मैं छोटी छोटी जैसे गोबर की लकड़ी पे अभी मैं काम कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि महिलाएं जंगल ना जाए, गोबर की लकड़ियों को आप गोबर को यूज़ करके उसकी लकड़ियाँ बनाएं। तो एक मैं डेमो तैयार कर रही हूँ, जब वो तैयार हो जाएगा तो मैं उसको ब्लॉग में प्रस्तुत करूँगी। और इसके अलावा अभी मेरा एग्रो टूरिज्म पे होम स्टे पे मेरा मई और जून पे पूरा लगातार पूरा फुलफिल था, लेकिन बरसात के कारण थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और थोड़ा सा क्या होता है कि हम लोग समस्याओं को नज़रअंदाज कर देते हैं, उनका हल निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे 100 मीटर तक मेरा क्या है कि चलना भी मुश्किल हो जाता है, तो मैं क्या करती हूँ कि जो हमारी डेयरी है वहाँ से नीचे रोड तक एक पाइपलाइन के थ्रू दूध का संचार करती हूँ, जिससे कि क्या है कि गांव वालों को भी दिक्कतें ना हो और मेरा काम भी हो जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी समस्याओं को हमें इग्नोर करना चाहिए। और जितनी भी योजनाएं हैं मैं उसका पूर्णतः लाभ ले चुकी हूँ। जैसे होम स्टे है, दीनदयाल उपाध्याय योजना, उसमें विदेशों से भी पर्यटक आ रहे हैं और मैं उनको अब से घर पे बने हुए उत्पाद का कितनी आपकी कितनी इनकम हो जा रही है? सर मेरी इनकम अभी 4 लाख से ज़्यादा है और 100 लीटर दूध है मेरे पास अपना। 20 से लेके 25 गाय बछड़े हैं। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। हेमा जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि समस्या का समाधान भी खुद ही निकालना है। जी सर, बहुत अच्छा, मेरी बहुत बधाई आपको। थैंक यू और सर। अच्छा है आपको देखकर और लोग भी जो है हमारे रिवर्स पलायन करेंगे अब, क्योंकि हमारे राज्य में बहुत संभावनाएं हैं। जी सर। बहुत हम लोग रोजगार, स्वरोजगार, इच्छा शक्ति अगर हमारी अच्छी है, मजबूत है,
तो सच में बहुत सारे काम हमारे सामने जो है हमारा इंतजार कर रहे हैं। जी सर, मैं और मेरे हस्बैंड इन्होंने अदानी पावर में काम करते थे, उन्होंने वो छोड़ के हमारा जो बुजुर्गों की ज़मीन थी 60 नाली, उस पर हमने काम करने की सोची, क्योंकि कोविड के दौरान क्या होता था कि एक कमरे में बंद रह के वो हमने जाना कि अपना घर अपना राज्य होता है। ठीक है, थैंक यू सर। धन्यवाद, धन्यवाद चंपावत से। अब चमोली से श्रीमती रेखा देवी, आप अपनी बात को संक्षिप्त में यहाँ पर रखने का गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला भी चलता रहेगा। उत्तराखंड की खास खबरें फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।